सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 1, जिसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। आप जानते हैं कि हम सब एक सभ्य समाज में रहते हैं। हम सबकी अनेक आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी पूर्ति समाज में रहकर ही होती है। समाज में रहकर हम अपने मन की बात दूसरों से कहते हैं और अन्य लोग हमारी बात को समझकर उसका जवाब देते हैं। इस तरह हम सब अपने मन के भाव एवं विचारों को बोलकर कहते हैं और सुनकर समझते हैं, तथा कभी कभी हमें अपने मन की बात लिखकर भी प्रकट करनी होती है, जिसे लोग पढ़कर समझते हैं। ये सब हमारे बात करने के तरीके या माध्यम है। इसी को व्याकरण में भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है अपने विचारों को समझना और समझाना। यानी कि भाषा क्या है? भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को हम खुद समझते हैं। और ये हम किस प्रकार से करते हैं? या तो बोलकर या फिर लिखकर। जब हम बोलकर अपने बातों को प्रकट करते हैं तो लोग सुनकर हमारी बातों को समझते हैं, और जब हम लिखकर बातों को प्रकट करते हैं तो लोग उसे पढ़कर समझते हैं। तो यही क्या है बच्चों? हमारी भाषा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर या किसी अन्य माध्यम से अपने विचार का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे भाषा का निर्माण। आदि काल में मानव बोलना भी नहीं जानता था। वह अपने विचारों, भावों को संकेतों तथा चिन्हों के माध्यम से प्रकट करता था। धीरे धीरे वह बोलने में अभ्यस्त होता गया और फलस्वरूप भाषा का निर्माण हुआ। अपने नियमित तथा निरंतर प्रयास से मानव ने अधिक तथा जटिल भावों को भी प्रकट करना सीख लिया। यानी कि हमें ये कहना चाहते हैं कि पहले के समय में जब आदि काल था, तब मानव क्या था? बोलना भी नहीं जानता था। तो वो कैसे आपस में बात करते थे? संकेतों के द्वारा आपस में बात करते थे। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने बोलना सीखा तो जैसे जैसे उन्होंने बोलना सीखा तो धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। फिर प्राचीन काल में आज की तरह कागज उपलब्ध नहीं था। वह गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाता था। तब वह अपने विचारों को संकेतों की सहायता से प्रकट करने के लिए पेड़ों के पत्ते, छाल आदि का प्रयोग करता था। इनके उपलब्ध न होने पर वह बड़ी शिलाओं, मिट्टी की पत्तियों आदि का भी प्रयोग करता था। फिर इस प्रकार चित्रों के द्वारा अपने भाव प्रकट करने की विधि को चित्रात्मक लिपि कहा गया। इसे समझना सरल ना था। उसके द्वारा अंकित इन संकेतों को क्यूनिफॉर्म कहते हैं। धीरे धीरे मानव सभ्य होता गया। वह आपसी बातचीत द्वारा अपने विचार प्रकट करने लगा। इस प्रकार बोलने की भाषा का निर्माण हुआ। मानव एकमात्र ऐसा जीव है जो बोलकर अपने अधिकांश विचारों को स्पष्ट रूप में प्रकट कर सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरे जीव जंतु बोलकर केवल कुछ विशेष प्रकार के ही भाव प्रकट कर पाते हैं। यानी कि एक मानव ही ऐसा जीव है दुनिया में जो बोलकर अपने भावों को दूसरों के प्रति प्रकट कर सकता है। अब जैसे जीव जंतु हैं वो बोल नहीं सकते, हालांकि उनकी अपनी आवाजें हैं, अपनी बोली है, लेकिन जिस प्रकार से हम बोलकर अपनी बातों को प्रकट करते हैं वो वैसे नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा कौन सी होती है? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानाचार्य हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के विषय में बोलकर बता रहे हैं। सभी अध्यापक, विद्यार्थी आदि सुनकर उसे समझ रहे हैं। इस प्रकार बोलकर अथवा सुनकर अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यानी कि जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ऐसे ही अगला है हमारा लिखित भाषा। छाया अपनी दीदी को पत्र लिखकर अपने विचार, भाव प्रकट कर रही है। दीदी पत्र को पढ़कर उसके विचार, भावों को जानेगी।
इस प्रकार लिखकर अथवा पढ़कर अपने विचारों भावों का आदान प्रदान करना भाषा का लिखित रूप है। यानी कि जब हम लिखकर अपनी बातों को प्रकट करते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ऐसे ही अगला है भाषा के दोनों रूपों में अंतर। भाषा का मौखिक रूप परिवर्तनशील है कि किंतु लिखित रूप में स्थिरता बनी रहती है। इस अंतर के कारण इसके लिखित रूप की महत्ता अधिक है। भाषा के लिखित रूप के कारण ही हमारा प्राचीन साहित्य संरक्षित रह पाया है। विश्व का अधिकांश विकास इसी के द्वारा संपन्न हो पाया है। यानी कि जो लिखित रूप है भाषा का उससे क्या होता है कि हम अगर कुछ लिख कर उसे हम रख ले संभाल कर तो वो हमेशा कई कई सालों तक सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही लेकिन जो हम बोलते हैं वो हमने अगर बोल दिया वो उसी समय खत्म हो जाता है बोलकर, लेकिन लिखित भाषा को हम सालों साल तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए जो हमारी प्राचीन साहित्य है वो अभी भी संरक्षित है, यानी कि अभी भी सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि उसे लिखा गया है। अब हम देखेंगे मुख्यतः भाषा के निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। भाषा का उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करना है और इसका मौखिक आधार ध्वनियां हैं। भाषा का निर्माण सार्थक ध्वनियों से होता है। सार्थक ध्वनियों का व्यवस्थित क्रम में आना अनिवार्य है। यानी कि हम जो ध्वनियां बोलते हैं उसका सार्थक रूप में होना चाहिए, सार्थक रूप में व्यवस्थित होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाती है, भाषा में आती है। अब हम देखेंगे लिखित भाषा का महत्व। भाषा का लिखित रूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिखित भाषा के माध्यम से ही ज्ञान का भंडार एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। इसी के द्वारा हम अपने पूर्वजों, विद्वानों तथा प्राचीन वैज्ञानिकों के ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित भाषा के प्रचार प्रसार की शक्ति बहुत अधिक है। यह किसी भी भाषा को नियमित या मानक रूप प्रदान करती है। यानी कि लिखित भाषा के द्वारा ही हम क्या करते हैं, अपने पूर्वजों के, विद्वानों के, प्राचीन वैज्ञानिकों के जो ज्ञान होते हैं, जो उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखे होते हैं अलग से, उसे हम पढ़कर उनके ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। जैसे आपकी पुस्तक में जो चीजें लिखी है उसको आप कैसे, वो लिखा हुआ है इसलिए आप उसे पढ़कर समझ पा रहे हैं, तो वो क्या है, वो भी हमारा लिखित भाषा का ही रूप है। अब अगला है हमारा लिपि। अपने ज्ञान, विचार और भावों को स्थिर तथा विस्तृत बनाने के लिए लिपि का उद्भव हुआ। प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए। वर्णों की इस व्यवस्था को लिपि का नाम दिया गया। इस प्रकार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं, परंतु जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। निम्नलिखित भाषाओं की लिपि निम्न प्रकार है। यानी कि लिपि क्या होती है, जो भी भाषा हम बोलते हैं तो उसे लिखने के लिए एक विशेष चिन्ह दिया गया है। अब उस चिन्ह यानी उस वर्ण को किस प्रकार से बनाया जाना है, किस प्रकार से उसे लिखना है, उसी को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे यहाँ पे हमें दिखाया गया है, हर भाषा की अपनी अपनी लिपि है। जैसे हिंदी और संस्कृत की है देवनागरी, गुजराती की है देवनागरी, उर्दू और अरबी की है फारसी, नेपाली की है देवनागरी, पंजाबी की है गुरुमुखी, अंग्रेजी की है रोमन। अब हम यहाँ देखेंगे लिपि का महत्व। यदि लिपि ना होती तो ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रख पाना असंभव था। बड़े बड़े पुस्तकालय मनुष्य द्वारा उपलब्ध ज्ञान विज्ञान के भंडार है। यानी कि जो पुस्तकालय में पुस्तकें रखी हैं वो कैसे रखी हैं, क्योंकि वो किसी ने लिखी हैं। अगर लिपि नहीं होती तो हम पुस्तकों को नहीं लिख पाते, क्योंकि लिपि के द्वारा ही हमें पता चलता है कि किस प्रकार से वर्णों को लिखना है, उनको लिखने की विधि क्या है, तो वो लिपि के द्वारा ही पता चलता है। तो इसलिए लिपि का बहुत महत्व माना जाता है। अगला है भारत की मानक भाषाएं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। ये इस प्रकार है: संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी, पंजाबी, तमिल, बांग्ला, कश्मीरी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमिया, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, उड़िया, कोंकणी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। तो ये क्या है, ये 22 भाषाएं हैं जिन्हें संविधान के द्वारा मान्यता
दी गई है, भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्रदान हुई है। क्या आप जानते हैं 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 14 सितंबर 1949 में भारत की जो सरकार थी उसने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था, इसलिए आज के समय में भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में उस दिन को मनाया जाता है। अब अगला है हमारा बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष में वहां के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। 15-20 कोस की दूरी पर इसके उच्चारण और व्यवहार में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। हिंदी भाषा की अनेक बोलियां हैं। इन बोलियों में लोक साहित्य की रचना हुई है। हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, बुंदेली, बघेला, गढ़वाली, कुमाऊनी, मारवाड़ी आदि। ये क्या थी हमारी बोली। और बोली क्या है, जिस क्षेत्र में बोली जाती है उसी क्षेत्र तक सीमित होती है, और जब थोड़े बहुत अंतर में क्या होता है, 15-20 कोस की दूरी में आके जो बोली का जो भाषा है वो थोड़ा बहुत अंतर उनमें आ जाता है। और बोली का केवल सिर्फ बातचीत यानी कि बोलचाल के लिए ही प्रयोग किया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का साहित्य नहीं लिखा जाता। अब हम देखेंगे उपभाषा। बोली का थोड़ा विकास होने पर उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। ऐसे में पढ़ा लिखा वर्ग भी उसका उपयोग करने लगता है, उसमें साहित्य निर्माण होने लगता है। इस स्थिति में यह उपभाषा का रूप ले लेती है। ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली तथा खड़ी बोली आदि बोलियां हैं, परंतु साहित्य रचना में स्थान पाने पर वे उपभाषा बन गई है। यानी कि जब बोली में साहित्य निर्माण होने लगता है तो वो क्या बन जाती है, उपभाषा बन जाती है। ब्रज, मैथिली तथा अवधी काव्य भाषा के रूप में जनमानस पर राज करती है। विद्यापति, सूरदास और तुलसीदास की मीठी वाणी ने इन्हीं भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं। अब हम देखेंगे हिंदी भाषा। हिंदी उत्तर भारत के एक विशाल भूभाग की भाषा है। यह दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान की भाषा है। संपूर्ण देश की राष्ट्रभाषा होने का गौरव भी इसे प्राप्त है। यह अहिंदी क्षेत्रों में भी विशेष सम्मान पाती रही है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में इसके अध्ययन एवं अध्यापन की सर्वोत्तम व्यवस्था है। विश्व के अनेक देशों जैसे इंग्लैंड, कनाडा, ग्यूना, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, नेपाल, त्रिनिदाद आदि में हिंदी बोली जाती है। यानी कि एक विशाल भूभाग में, भारत के एक विशाल भूभाग में कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा अधिकतर बोली जाती है, तो इसलिए इसको राष्ट्रभाषा का भी गौरव प्राप्त हुआ है। संपर्क भाषा के रूप में बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग भारत के प्राय सभी क्षेत्रों में होता है। देश के अधिकतर क्षेत्रों में इसके पठन, पाठन और प्रसार का प्रबंध है। यह साहित्य के साथ साथ ज्ञान विज्ञान, वाणिज्य, व्यापार, शिक्षा माध्यम और तकनीकी कार्यों की भाषा के रूप में भी विकास को प्राप्त कर रही है। यानी कि हिंदी भाषा में ज्ञान विज्ञान भी होता है, वाणिज्य व्यापार भी किया जाता है, शिक्षा का माध्यम भी हिंदी भाषा है और तकनीकी कार्यों के लिए भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है हमारा हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी की उपभाषाओं को सामान्य रूप में 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी यानी कि बंगूर, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां आती हैं। और पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। लोकनायक तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी। काव्य परंपरा को विकसित करने का श्रेय विशेष रूप में अवधी भाषा को
जाता है। अगला है हमारा राजस्थानी हिंदी। इसके अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी और डांडोली आदि बोलियां आती हैं। ये बोलियां राजस्थान में बोली जाती हैं। अगला है हमारा बिहारी हिंदी। इसके अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही आदि बोलियां आती हैं। अगला है पहाड़ी हिंदी। कुमाऊनी और गढ़वाली उपभाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। अब अगला है बच्चों हमारा भाषा और व्याकरण। भाषा के द्वारा मानव अपने विचारों को व्यक्त कर पाता है, पूर्वजों के विचारों को जान पाता है, अपने विचार भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रख पाता है। इस प्रकार भाषा मानव का संबंध अतीत, वर्तमान और भविष्य से बनाए रखती है। भाषा एक ऐसा सूत्र है जो इन तीनों को एक साथ पिरो कर रखे हुए है। इसके शुद्ध और प्रभावी रूप को बनाए रखने के लिए व्याकरण अपना सहयोग प्रदान करता है। अतः भाषा और व्याकरण में घनिष्ठ संबंध है, यानी कि व्याकरण के द्वारा क्या होता है, हमें भाषा की शुद्ध रूपता का पता चलता है। भाषा के सर्वमान्य और शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने में व्याकरण अत्यंत उपयोगी होता है। इससे ही भाषा प्रयोग के आधारभूत नियमों का ज्ञान होता है। व्याकरण भाषा के अंग प्रत्यंग को समझने की शक्ति प्रदान करता है। इसी के माध्यम से वाक्य एवं शब्द रचना के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, पढ़ने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। यानी कि अगर हमें कोई भी भाषा सीखनी है तो हमें उसके नियमों को जानना जरूरी है। तो वो नियम कौन बताता है, हमें व्याकरण बताता है। अब अगला है हमारा व्याकरण के अंग। व्याकरण भाषा संबंधी शास्त्र है और भाषा का प्रमुख अंग वाक्य है। वाक्य शब्दों से बनता है और शब्दों की रचना मूल ध्वनियों से होती है। लिखित भाषा में प्रत्येक मूल ध्वनि के लिए एक चिन्ह रहता है जिसे वर्ण कहते हैं। इस प्रकार वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य 3 भाग हैं। पहला है वर्ण विचार। इस भाग के अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनसे शब्द बनाने के नियम आदि का उल्लेख किया जाता है। अगला है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्द से संबंधित उनके भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा रचना आदि का उल्लेख किया जाता है। अगला है वाक्य विचार। इस भाग के अंतर्गत वाक्यों के भेद, उपभेद, उनके पारस्परिक संबंध, रूपांतरण तथा उनकी शुद्धता, अशुद्धता, विराम चिन्हों का अध्ययन आदि पर विचार किया जाता है। तो ये थे बच्चों हमारे व्याकरण के 3 अंग, जिसमें पहला आता है वर्ण, यानी कि वर्णों पर विचार किया जाता है, फिर शब्दों पर विचार किया जाता है, फिर उसके बाद आखिर में आता है हमारा वाक्य, यानी कि वाक्यों पर विचार किया जाता है। अब हम देखेंगे हिंदी भाषा का मानक। विस्तार और प्रचार के कारण भाषा के मौखिक और लिखित रूपों में अनेक रूपता आने लगती है तथा शब्दों के अर्थ और वाक्य विन्यास में भी अंतर आ जाता है। हिंदी में कई ऐसे अक्षर हैं जिनके 2 रूप प्रचलित हैं, जैसे त, ह, हन, छ, द पाठकों को भ्रम में डालते हैं। जाए, 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 अंत, अंत जैसे अनेक शब्दों के बारे में भी भ्रम है। देशव्यापी भाषा के प्रयोग की एक रूपता लाने के लिए भाषा का मानक रूप तय किया गया। विद्वानों ने भाषा के जिस लिखित रूप व प्रयोग को मान्यता प्रदान की उसे मानक भाषा कहा जाता है। शिक्षित परिवारों, रेडियो, दूरदर्शन आदि में हिंदी के मानक रूप का ही प्रयोग होता है। अब अगला है हिंदी भाषा का महत्व। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे बड़े भूभाग में हिंदी मातृभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। संसार के अनेक देशों में हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ता है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाने का प्रबंध है। हिंदी की साहित्य परंपरा अत्यंत गौरवपूर्ण है।
स्वतंत्रता संग्राम को संगठित और संचालित करने में हिंदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 ईस्वी से यह भारत की राष्ट्रभाषा मानी जाती है। शब्द संपदा की दृष्टि से भी यह भाषा अत्यंत संपन्न है, विकासशील और उदार है। इसके शब्द भंडार में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली आदि भाषाओं के अनेक शब्द भरे पड़े हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हिंदी भाषियों का स्थान तीसरा है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।